वेलकम टू आयोग परीक्षा में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ वन लाइनर टाइप्स हैं, लेकिन इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सोर्सेज ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक कवर हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास में, फर्स्ट, भारतीय ईस्ट इंडिया, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी या किसके तहत हुई थी? तो 1600 के ईस्ट इंडिया का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा हुआ था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी अध्यक्षता के पूर्व करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो लॉर्ड मेयर। ओके, कौन थे? लॉर्ड मेयर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सूरत से प्रारंभ किया था। ठीक है। अंगल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 1600 के चार्टर एक्ट से प्रारंभ होती है। अंगल भारतीय, है ना, और इसी के तहत तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड स्थित जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विधि का निर्माण अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों के विहित हुई थी? तो ये 1726 का राजलेख जो चार्टर आया था उसके तहत की गई थी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल के पद पर सृजित किया गया? तो किस कंपनी का जो अधिनियम था, किस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी में गवर्नर जनरल का पद हुआ था? तो किससे हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद जो काउंसिल थी, 4 सदस्य 4 मेंबर्स वाली, पार्षद कौन से थे? तो कौन कौन इसमें थे? देखो, फिलिप, ठीक है, और क्लेवरिंग और मॉनसन और बरवेल। ठीक है। कौन कौन थे? फिलिप थे, क्लेवरिंग थे, मॉनसन था और बरवेल था। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तर थी, मतलब किसके तहत थी? तो उत्तरदायी थी इंग्लैंड में जो स्थित बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रधान शक्ति किस में नहीं थी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में नहीं थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय में जो 4 सदस्य मुख्य न्यायाधीश, कितने मुख्य न्यायाधीश थे? तो 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। ठीक है। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार या फिर रिश्वत बोल सकते हैं, रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1793 के तहत किया गया था। गवर्नर जनरल था बंगाल का प्रथम, कौन गवर्नर जनरल था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये कोलकाता की बात करें, वो कहाँ था? मद्रास की थी। ठीक है। तो पहले मद्रास में बने, फिर कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ 1 साल बाद, यानी 1774 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल एक तरह से रखने के लिए किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1765 एंग्लो इंडियन इतिहास कौन सा? युग प्रवर्तक काल किसने कहा था?
एल्बर्ट ने कहा था। और क्या है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने का प्रतिबंध, ये 1773 के थे। ठीक है, आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल, क्या है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट के द्वारा जो राजस्व अधिकार था, अधिकारिता को एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को, अगला पॉइंट है हमारे पास में, सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई? तो किसके द्वारा दी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था। ठीक है, ये सर्वप्रथम जो गवर्नर जनरल था। और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और सेनापति को दोनों को शक्तियाँ प्राप्त हो गई? तो ये कौन सा अधिनियम था? 1786 का था। अब ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है? 1784 का था कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, पथकृत कर दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने प्रतिबंध कब लगाया गया? ये कब था? 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा लगाया गया था। अगला पॉइंट है, कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पहली बार कब नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण मतलब वही ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण किया गया था? 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड कंट्रोल था हमारा, उसका अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश मंडल का एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के जो निर्णय होते थे उनको अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इससे आगे आने वाले गवर्नर जनरल भी विस्तृत किए गए, गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1793 के राजलेख के तहत। ईसाई मशीनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्यलेख देता है? 1813 देता है। 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को शिक्षा पर व्यय कितना दिया गया था? 1 लाख का दिया गया था। लेकिन ये खर्च नहीं हो पाया था, है ना, खर्च ही नहीं हो पाया, वैसे ही पड़ा रहा। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने आने वाले अंग्रेज़ों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट के तहत अनिवार्य किया गया? तो 1813 रुपये में देकर अंग्रेज लोगों को क्या कर देते थे? लाइसेंस बनवा लेते थे। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो 13 रुपये, 1813 में क्या करते थे? 13 रुपये देके अंग्रेज लोग लाइसेंस देकर क्या करते? व्यापार कर सकते थे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो ये 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? अगला है हमारे पास में मूल उद्देशिका में भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, संकल्प लिया गया था? तो कौन से, कैसे, मतलब कैसा राज्य का संकल्प है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और कौन सा लिया गया? गणराज्य की बात करी थी। 42वां संविधान संशोधन आया ना, कब होता? 1976 को हुआ था। इसमें उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाज और पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। किस वाद में ये कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? इंडरी बेरोजगारी के मामले में कहा गया था। ठीक है, संविधान जानने की कुंजी है, तो विचारों को जानने की कुंजी है उद्देशिका को। ठीक है,
किस मामले में ये कहा गया प्रस्तावना जो है वह संविधान का क्या है, भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उद्देशिका में संशोधन केशवानंद भारती, ठीक है, उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। तो किसमें है? केशवानंद भारती का बात था ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत में किस रूप में घोषित किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है। जबकि ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय क्या लिया गया? उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? उलट नहीं दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है। आगे देखिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत एक क्या है? संकल्प है। आगे देखिए। उद्देशिका आधारभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा किसमें थी? केशवानंद भारती का हुआ था 1773 का, ठीक है, बात था ये। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं थे? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या? भारत अपने अतिरिक्त बाह्य एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो कौन है? प्रस्तावना है। और अच्छा, ये तो संविधान की आत्मा कह दी। और किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की मतलब आर्टिकल को आत्मा कहा था? तो कौन सा आर्टिकल था बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? देखो, उद्देश्यों की बात कर रहा है। किस में करी गई? मूल अधिकारों में बात की, नीति निर्देशक सिद्धांतों में करी गई और मूल कर्तव्यों के अध्याय जो बने हैं उसमें करी गई। मूल कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक है? ये 51A में है, ठीक है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि अनुच्छेद 14, 16 और 29 के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है? रणधीर सिंह बडम भारत संघ में कहा गया था ये। आगे देखिए। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो वो है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। सुभाष कश्यप जो थे, इनका ये कथन है। आगे देखिए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट क्या हो सकता है? संप्रभुता होती है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट कर चुके हैं? कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार हुआ है 1976 में। और उसी में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये भी है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसी दिन बन गया, 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, ठीक है। गणतंत्र का मतलब यही होता है।
वहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा बल्कि इलेक्शन होके किसी को भी चुना जाएगा, इलेक्टेड होके। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, ठीक है, याद मेरे पे कब किया गया था, 26 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा किया गया था, या फिर संविधान के सभा के माध्यम से। अगर ये भी लिखा है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, और अगर जनता लिखा है तो जनता को होना चाहिए। वैसे ये करेक्ट ज़्यादा माना जाएगा अगर ये ऑप्शन में है तो, वैसे यही मिलता है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करता है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन से स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, यहाँ पर क्या था, ये न्याय की बात करें, कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, विचार है, अभिव्यक्ति और विचार यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास जो है, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की हैं, गई ना, 1 2 3 4 5 प्रकार की क्या है अपने पास में, स्वतंत्रताएं हैं। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, संविधान का आधारभूत ढांचा जो है पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था, ये SR मुंबई बनाम भारत संघ के बाद में। भारत प्रभु कौन है, हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने थे, 395 थे उस समय, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 क्या थे, भाग थे। वर्तमान में लगभग कितने हैं, 450, 465 से प्लस हो गए होंगे, ठीक है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान जोड़ी गई 73वें और 74वें संविधान। अब बताइएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है वो, है ना, और आर्टिकल तो है ही है। भारतीय संविधान वृहद होने का एक प्रमुख, क्योंकि ये देखो यहाँ पे संघ और राज्यों की सरकार है, उनके अंगों का कार्य का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो मतलब एक तरह से कंट्रोल करेंगे उनके बारे में, एक डिटेल लिखी गई है ना, इसीलिए बड़ा और विस्तृत कर ये कारण है इसका। भारत में कौन मतलब कैसी शासन प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली है। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, ये जो भारतीय संविधान है विस्तृत होने का उसका द्विगुण और वकीलों का क्या कहा, स्वर्ग कहा है, क्या कहा है, द्विगुण और वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रणाली कहाँ से ली गई है, भारतीय संसदीय, कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। भारतीय राष्ट्रपति का किसके समान है, तो ब्रिटिश के सम्राट के समान है। प्रजातंत्र कैसी है, अपनी संगठनात्मक है, संदनात्मक प्रजातंत्र है। और गणराज्य कैसा है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अध्यात्मक जो शासन प्रणाली है ये कैसी है, अमेरिकी शासन प्रणाली के जैसे अध्यक्ष होता है वहाँ का। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, ये जो संविधान के कुछ जैसे एक दृष्टि में विशेषताएं कभी कभी ऑप्शन में आएंगी, तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये देखो, पहले तो एक विशेषता है, ये बहुत ही लार्जेस्ट और रिटर्न है, बहुत ही वृद्ध है, वृद्ध बता रहा हूँ,
विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। इसमें लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है ये। और संसदीय शासन प्रणाली है, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता नगर स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और न्यायता और अनियमितता का अनोखा मिश्रण है यहाँ पर। यानी कि ये बेहद ही क्या कहते हैं, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र विमुख संविधान है, ये सेंट्रल भी है और एकल नागरिकता पर ये है, एकल नागरिकता है अपने पास में। संविधान की यहाँ पे सर्वोच्चता है इसमें। वयस्क मताधिकार है और आपातकालीन संबंध है। ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में कौन सा आर्टिकल जिक्र करता है डीपीएसपी में? भारतीय संविधान के स्रोत, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा और फिर भारतीय संविधान के स्रोत हैं। तो देखते हैं, संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और उनकी अच्छी बातों को भारतीय जो परिस्थितियों के अनुकूल, जैसी भी भारतीय, अब सब कुछ डिट्टो वैसे ही तो नहीं रखा गया, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले गए हैं। ये समझ सकते हैं कि ये जैसे क्या कहते हैं, एक क्रीमी लेयर है, बहुत ही अच्छी निकाली गई है, ठीक है। तो वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड वेट। ठीक है, संविधान जो सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ा है तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो भी ग्रहण करेंगे उनके सोर्सेज इस प्रकार हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन पद्धति ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, और जो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो अनुच्छेद 75(3) जो है उत्तरदायित्व वो बताया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता है, ठीक है, और वास्तविक शक्तियाँ जो मंत्रिपरिषद में निहित होना ये भी लिया गया है। एकल न्यायपालिका ली गई है, विधिक निर्माण की प्रक्रिया है, विधि का शासन है, और सिंगल सिटीजन से ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, ठीक है। अब आयरलैंड से क्या क्या है, इससे तो भैया क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, क्योंकि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा योगदान के आधार पर राज्यसभा के कुल कितने 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, ये भी यहीं से लिया गया है। राज्य निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, राज्य में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसकी पद्धति आयरलैंड से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ये देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो कब से कौन सा संविधान था, तो 1789 के संविधान से है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास में, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, मार्क कर लो, ये फंसेगा जरूर आएगा। तो कहाँ से, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायपालिका का पुनर्वलोकन सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू,
कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोक जनहित याचिका और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई है। और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी किया गया है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया है। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें समवर्ती सूची तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि प्रस्तावना की भाषा बहुत ही बार पूछा जाता है कि संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से देखो संघीय शासन प्रणाली ली गई है। कौन सी? संघीय शासन प्रणाली ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जापान के जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अनुच्छेद 21 में वर्णित है ये। दक्षिण अफ्रीका से तो एक ही पूछा जाता है और वो है संविधान संशोधन की पद्धति। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो बताइए। फ्रांस के संविधान से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया गया है। कौन है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। और सोवियत रूस मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। जर्मन के जो वीवर संविधान है, इससे तो भैया आपात उपबंध लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं इससे। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग कितने, आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी से ही बना है, ठीक है, उसी रूप में या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भी किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे 1935 में अकॉर्डिंग टू अपनी तरह से बनाया होगा ब्रिटिश लोगों ने, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके 250 आर्टिकल वैसे के वैसे ही लिए गए। आगे क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संरचना में संगठनात्मक भावना में एकात्मकता है। इसमें यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल शब्द की जगह कौन सा किया? भारतीय संविधान में फेडरल शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि ये एक संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति सशक्त प्रवृत्ति है? केंद्रीकरण, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, ठीक है। संगठनात्मकता के ढांचे में नहीं है ढाला गया। भारतीय संविधान को किसमें नहीं ढाला गया? संगठनात्मकता के। तो भारतीय संविधान को संगठनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो किसमें? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। आगे देखिए, संगठनात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? संगठनात्मक, केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का क्या किया गया है? वितरण किया गया है। भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। संगठनात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? देखा आया, संगठनात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की अपवर्तनशीलता है और तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है इसमें।
भारतीय संविधान के एकात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण कौन कौन से? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, आपातकालीन उपबंध है, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं है, संसद की नए राज्यों का निर्माण की शक्ति है, राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति आती है। मूल भारतीय में जो मताधिकार की आयु थी, न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, और इसको 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को किया गया था। अविवास, चिंतन वृत्ति, चित्तवृत्ति, अपराध या भ्रष्ट अवैध आचरण के आधार पर क्या किया जाता है? मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। आगे देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारतीय संविधान का एक परिसंघनात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का क्या है? आधारभूत ढांचा है। बॉम्बे बनम भारत संघ के बाद में, जो कि 1994 के बाद में था। किसका कथन है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित के सर्वोपरि है? आइवर जेनिंग्स का है। तो यहाँ पर ये इसका क्रम पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, तो क्रम जरूर याद करना है इसका। और ईयर भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रम याद होगा तो ईयर आई थिंक लगा सकते हैं। तो पहले क्या आता है? आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। देखो उत्तराखंड पहले है ना, झारखंड बाद में, फिर सबसे लास्ट में तेलंगाना। इसको 4-4 करके अगर याद कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा इजी रहेगा। जैसे कि ये 4 अलग से याद कर लिया, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। इसको यहीं पर लिखते हैं। कौन? आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा, ठीक, ये 4 पहले। फिर हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको साथ ही साथ में डेट बता रहा हूँ, उसकी तरह भी याद करते हैं। आंध्र प्रदेश देखो 1953 में, गुजरात देखो 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा सब साथ में ही 1972 में, ठीक है। सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर को किससे अलग हुआ था? झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014, ठीक है। भारतीय संविधान भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू जी थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? इसमें 14 और 6 संघ शासित प्रदेशों को किया गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्गों में, ABCD वर्गों में किया गया था। राज्य पुनर्गठन, जो राज्य के पुनर्गठन से कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन संबंधित है। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शामिल किया गया था? इनसे फ्रांसीसियों से पुडुचेरी शामिल किया गया था।
गुजरात का 15वें राज्य, गुजरात का जो 15वें राज्य के रूप में 1960 में महाराष्ट्र से अलग किया गया था, ठीक है। 26वां राज्य कौन सा बना था 1 नवंबर 2000 को? कौन? छत्तीसगढ़ बना था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य के रूप में गठन हुआ था। 28वां राज्य जो कि झारखंड था 15 नवंबर 2000 को। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा, अच्छा ये तो भाई वह रहता है चेंज, है ना, ठीक है। तो कितने हैं? 28 राज्य हैं और अभी 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने रियासतें थीं? तो कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थीं। कितनी रियासतों ने अपने आप से क्या कर दिया था? भारत में विलय कर दिया था? 559 के। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया था। और ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषीय आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया? बिहार, उड़ीसा और असम, ठीक है। आगे देखिए, अब अनुसूचियों से थोड़ा प्रश्न है। कैसे? देखिए, भारत राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों में किस अनुसूची में विभक्त किया गया? राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में है, ठीक है। राज्य क्षेत्र कौन से आते हैं इसमें? राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत के संघ राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अर्जित जो भी एक्वायर किए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर भी होगा सीमा बॉर्डर जहाँ तक ही होगी वहाँ तक ही राज्य क्षेत्र माना जाएगा। किसी राज्य क्षेत्र एरिया में नाम सीमा परिवर्तन करने वाले विधेयक की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? अनुच्छेद 1 के तहत किया गया है, ठीक है। किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सार्वजनिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन के द्वारा। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। ये तो खैर, ये देखिए, नवे संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से? तो बेरूबाड़ी मामले से है। और संसद किसी जो भी नए राज्य का निर्माण होगा या प्रवेश होगा, उसमें संघ में प्रवेश किया जाएगा, उसे परिवर्तन के लिए कैसे बहुमत का प्रयोग किया जाएगा? तो सिंपल मेजॉरिटी वाला किया जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। और भारतीय भूभाग को किसी भी अन्य देश को सौंप सकती है, ये किसमें? संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है। नवा जो बताया था बेरूबाड़ी कौन सा राज्य? पाकिस्तान को सौंपा गया। किस संशोधन? तो बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई और प्रांत आयोग का गठन किया गया था? न्यायमूर्ति S.K. धर समिति, ठीक है। बाकी भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दी गई, किसके? JVP जो समिति थी। और किंतु उसके साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि इस संदर्भ में व्यापक जन आग्रह का विचार किया जाना चाहिए। और क्या है? तमिल भाषीय के लिए अलग राज्य मांग करने वाले कौन थे? पट्टी श्री रामालू, ठीक है। कौन थे? पट्टी श्री रामालू। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रॉक्स 150 MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू।